हेलो गाइस, एजीआई कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पिछला वीडियो अधूरा रह गया था उसी में आगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 के 2 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व करवा दिए थे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, इस वजह से दूसरा वीडियो लेकर के हम आए हैं। ये उसका दूसरा पार्ट है। अगर आपने हमारा पहले पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले हमारा पिछला वीडियो देखें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बात करेंगे आज आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 से। और एक बार फिर से कि आप सभी हमारी वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखें। और इस लेक्चर का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से आप इस लेक्चर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहां से आप नोट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अपनी कुछ परेशानियां हों तो उन परेशानियों को हमें कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पिछले वीडियो में हमने कहा था कि एक बच्चे ने अपना एक कन्फ्यूज़न हमसे पूछा था, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया था, कई सारे क्वेश्चंस इसमें सुनने थे हमें। इस वजह से वो डाउट उस बच्चे का मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट वीडियो के लास्ट में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपने इसे सॉल्व करना है। किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं? जिस विधि से हम सरल कर पाएँ वही हमारे लिए उपयुक्त विधि है। तो प्रतिस्थापन के बारे में हम विशेष तौर पर चर्चा कर चुके हैं। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ आपको प्रतिस्थापन विधि जो भी है। ठीक है, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को आपके लिए वज्र गुणन विधि से हल करूँगा और आप प्रतिस्थापन से इसे आप स्वयं करेंगे। ठीक है, तो हल करना स्टार्ट करते हैं। वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। 8x + 5y - 9 = 0 तथा 3x + 2y, इस 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस का 4 = 0 की तुलना a1x b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, इससे हम इसकी तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर हम लोग क्या पाते हैं यहाँ पर कि a1 = है 8, b1 = है 5 और c1 है 9। इसी प्रकार से a2 है 3, b2 है 2 और c2 है -4। ये -9 होगा c1 यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात। सबसे पहले हम निकालते हैं इनका रेशियो। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा? a1 a2 बराबर, यानी कि a1 8 और a2 यानी कि 3, b1 b2 यानी b1 है 5 और b2 है यानी 2, c1 c2, c1 है -9, c2 है -4। यहाँ हम देख रहे हैं कि a1 a2 का जो रेशियो है वो b1 b2 के रेशियो के बराबर नहीं है और ना ही c1 c2 के बराबर है। तो यहाँ समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। हल करने के लिए सिंपल, समीकरण आपके सामने है। पहले आप लिखेंगे x देन y एंड ये कांस्टेंट के लिए 1। ठीक है, समीकरण के हिसाब से पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं? जब x के लिए बात करते हैं तो मैं ऊपर वाले इक्वेशन को थोड़ा लिख देता हूँ एक बार कि 8x + 5y - 9 = 0 और 3x + 2y - 4 = 0
जब x की बात करते हैं तो x टर्म को हम बंद कर लेते हैं, तो आएगा 5 - 9 2 - 4। मैं लिख देता हूँ 5 - 9 2 - 4। देन जब हम बात करेंगे y की, तो y वाले टर्म को हम बंद कर लेंगे, तो ये आएगा -9 - 4 और 8 और 3, -9 - 4 और 8 और 3। जब कांस्टेंट के लिए बात करेंगे तो कांस्टेंट टर्म को हम ब्लॉक कर देंगे, तो अब आएगा 8352, 8352। ठीक है, अब इनका करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे, इसका इससे, इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो करेंगे x अपॉन माइनस का, ये हो जाएगा 5 चौके 20, माइनस आता ही आता है, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 9 दूनी 18, बाई अपॉन 9 तिया 27 माइनस का, और माइनस आता ही आता है, और माइनस प्लस ये माइनस का 8 चौको 32, 1 बटा ये आएगा 16 माइनस 15, ठीक है, 5 तिया 15 करके। अब x बटा -20 माइनस माइनस प्लस 18, बाई बटे -27 माइनस माइनस प्लस के 32 बराबर 1/1। ये बचेगा x बटे -2, ये बचेगा बाई बटा 5, 1 प्लस माइनस घट जाते हैं, 3 पार्ट ये बन गए, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड। तो वही बात बाय फर्स्ट एंड थर्ड, तो x अपॉन -2 इक्वल टू 1 मीन्स x इक्वल टू आ जाएगा -2। अब बाय सेकेंड एंड थर्ड, y अपॉन 5 इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू 5। ये हो गया आपके लिए इसका आंसर। बहुत ही सरल विधि है ये, काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट सबसे ज़्यादा विशेष ख्याल रहे, कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं इन बातों पर कि 8x + 5y = 9, तब तक आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप ज़रूर गलती करेंगे, क्योंकि आप C1 को यहाँ पर +9 मान लेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगा, कुछ ना कुछ क्या, माइनस प्लस पर ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको नोट करने के लिए आपने जो है PDF डाउनलोड कर लिया होगा, वहाँ से जो है नोट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के टू डाउनलोड फाइल, उसके सामने लिंक दिया गया है टू डाउनलोड PDF फाइल में, उस पर आप क्लिक करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि क्वेश्चन समझ में आया है और अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि आपके लिए ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको कौन सी बीजगणितीय विधि आपने प्रयोग करनी है। आप चाहें तो अब हमने 3 प्रकार की बीजगणितीय विधि पढ़ ली है। पहली हमने पढ़ी थी प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन, और तीसरी अब हमने पढ़ ली है वज्र गुणन विधि। तो किसी एक विधि से ये आपने सॉल्व करना है और आंसर आ जाना है, x और y की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि एक छात्रावास यानी कि हॉस्टल, एक छात्रावास के मासिक व्यय का महीने का जो खर्च है, एक मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी कि महीने का जो खर्च है वो एक भाग उसका नियत है। यानी कि कई सारे खर्चे होते हैं, कई प्रकार के खर्चे होते हैं हॉस्टल में, जैसे कि रूम का रेंट है, या आपका लाइट का भी किराया है, और आपके खाने का भी है, सब कुछ कई सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक भाग को नियत कर दिया गया है कि इस पर इतने पैसे आपने देने हैं, तथा शेष इस पर निर्भर करता है, यानी जो शेष भाग जो खर्च का बचा है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। दूसरी बात डिपेंड करती है उसके भोजन पर, यानी उसने कितना भोजन लिया है। ठीक है, जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 रुपये देने पड़ते हैं। कितने देने पड़ते हैं? 1000 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है कि छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं
जबकि विद्यार्थी बी को, जो कि 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो नियत व्यय है वो x है। माना नियत व्यय जो कांस्टेंट है, यानी इतने रुपए आपने देने ही देने हैं, वो फिक्स है, चाहे आप कितनी भी, जैसे मान लीजिए लाइट का खर्च उन्होंने फिक्स कर दिया, आप चाहे कितनी भी आप लाइट जलाएं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। बस उन्होंने आपके लिए x रुपए जो हैं कंफर्म कर दिए कि आपको x रुपए देने हैं। जो भी उन्होंने कंफर्म किया है, 200 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, ठीक है, x रुपए उसने जो है हॉस्टल वालों ने उनके लिए कंफर्म कर दिए हैं। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मान लिया प्रतिदिन भोजन का मूल्य, मान लीजिए उसके लिए उन्होंने करे हैं 22 रुपये प्रतिदिन। हर दिन के लिए 22 रुपये हैं हर दिन, ठीक है। अब वो कितने दिन भोजन ले रहे हैं वो इस पर डिपेंड करता है। तो पहली शर्त यहाँ पर कह रही है कि पहली शर्त से, अगर हम पहली शर्त को अगर हम पढ़ें तो उसने कहा है कि 20 दिन के भोजन के लिए, यानी एक भाग नियत है और पहले छात्र ने 20 दिन तक भोजन लिया है, ठीक है, तो उसने 1000 रुपये दिए हैं। तो इसमें एक बात कंफर्म है कि वो x रुपये तो फिक्स हैं भाई, उसने लाइट भी तो जलाई होगी। मान लिया हमने लाइट के लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जो भी उसने लाइट जलाई होगी उसके लिए पैसे फिक्स थे, x रुपये तो वो थे, प्लस 20 दिन का खाने का भी खर्चा था, ठीक है। तो x रुपये नियत, तो पहले हम कह देते हैं 20 दिन, 20 दिन के भोजन के लिए किया गया भुगतान, कि 20 दिन में कितना भुगतान करना पड़ता है उसे, 1000 रुपये उसे करने पड़ते हैं। लेकिन ये 1000 रुपये 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। कितने रुपए करने पड़ते हैं उसे, 1000 रुपये, लेकिन ये भी 2 हिस्सों में हैं कि x रुपये तो उसके नियत हैं कि x तो उसे देने ही देने हैं, प्लस अब उसने भोजन कितने दिन लिया, 20 दिन, तो एक दिन का 22 रुपये, तो 20 दिन का 22 रुपये हो गए, और x रुपये उसे जो कांस्टेंट थे वो देने ही देने हैं। कुल इनको जोड़ करके उसने 1000 रुपये पे कर दिए, पहली बात। दूसरी बात है, अब जो विद्यार्थी बी है कि 26 दिन के भोजन के लिए किया गया भुगतान, ये आप कह सकते हैं छात्र ए द्वारा, अब कह सकते हैं छात्र बी द्वारा 26 दिन के भोजन के लिए किया गया भुगतान। कितने रुपए देता है वो, 1180 रुपये। तो x रुपये तो इसमें कंफर्म है, प्लस 26 रुपये और ऐड हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 1180 रुपये। ये समीकरण हो गया दूसरा। बात समझ में आई? आशा करते हैं कोई परेशानी आपको नहीं है। उसमें क्या कहा जा रहा है कि x रुपये तो कंफर्म है कि ये तो आपने देने ही देने हैं, प्लस प्रतिदिन भोजन के लिए 20 रुपये और देने हैं। तो 20 दिन के लिए कुल भुगतान कितना करेगा वो, x रुपये तो जो कंफर्म है, कांस्टेंट है, नियत है कि ये तो देने ही देने हैं, ये प्लस 20 दिन का खाना। तो खाने के पैसे एक दिन के अगर 22 रुपये हैं तो 20 दिन के कितने होंगे, 20/22। कुल पैसे कितने दे रहा है वो, 1000 रुपये दे रहा है, तो x प्लस 20/22 बराबर 1000, ठीक है। ऐसे ही एक छात्र बी है, वो 26 दिन के लिए भोजन सही तरीके से ये मान लिए, तो x प्लस 26/22 बराबर 1180। तब ये दो समीकरण हमने तैयार कर दी, ठीक है। अब इन दोनों को आपने करना है सॉल्व, ठीक है। सॉल्व उसने कहा है किसी भी बीजगणितीय विधि से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इजी कौन सी है बोलो, सबसे ज्यादा इजी विलोपन विधि है, क्योंकि उसमें करना क्या पड़ता है कि एक चर को एक जैसा करना पड़ता है उसके गुणांक को, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी x एक जैसा है।
तो आप सीधा सीधा कह दीजिए कि समीकरण 2 में से माइनस कर दीजिए समीकरण 1 को। तो x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000। माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, x से x खत्म हो जाएगा, ये 6y बच गया, ये बच गया 180 और 6 का आप भाग मार देंगे 180 में, तो 6 तिया 18 यानी कि 30 रुपए ये प्रतिदिन का उसका भोजन का खर्च है। और इसे पुट कर दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में, पुटिंग इन फर्स्ट में कर देते हैं y की जगह पर। तो क्या आएगा x प्लस, ये रहा समीकरण पहला, x प्लस 20, y की वैल्यू आई 30 बराबर में 1000 और भैया ये हो गया 600 और x बराबर 1000 माइनस 600 ये हो गया 400 रुपये। 400 रुपये उसके नियत हैं, कांस्टेंट हैं उसके 400 रुपये के, ये तो उसे देने ही देने हैं। ठीक है, तो छात्रावास का नियत व्यय 400 रुपये और प्रतिदिन भोजन का व्यय 30 रुपये। सिंपल, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बस इक्वेशन बन गई, फिर तो सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है। दूसरे पार्ट की बात करते हैं इसके। कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न क्या है? तो भिन्न बनने के लिए भैया अंश और हर होने चाहिए। तो माना अंश x और हर y, तब भिन्न क्या होगी? अंश बट्टा हर। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्या कह रही है पहली शर्त कि ये भिन्न जो x बटा y है ये 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से जब आप 1 घटा देते हैं तो ये भिन्न 1/3 के बराबर हो जाती है या 1/3 हो जाती है। y इधर 3 इधर, x - 1 = y, अंदर 3x - 3 = y, यानी 3x, y को इधर ले आएंगे -y और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3, समीकरण 1। और ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, जब ये 1/4 हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है दूसरी शर्त से? यहाँ लिख देता हूं दूसरी शर्त से। सर पहली शर्त तो लिखी नहीं, चलो लो ये लिख देता हूं पहली शर्त से। ठीक है, तो ये x बट्टा y 1/4 हो जाती है। कब? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 4x = 1 के साथ करूंगा तो y + 8 यानी 4x - y = 8, समीकरण 2। किसी भी बीजगणितीय विधि से आप इसे सॉल्व कर दीजिए। सबसे सरल कौन सी? विलोपन विधि। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि y के गुणांक एक जैसे हैं, 1 1 है, और घटा ही क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है। अगर चिन्ह दोनों गुणांकों का एक जैसा होता है तो घटाते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो उन्हें जोड़ते हैं। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। ठीक है ना, तो 2 में से घटाऊंगा यानी कि 4x - y = 2, सॉरी 8, ये दूसरी समीकरण आ गई, और 3x - y = 3, और घटाएंगे तो चिन्ह बदल गए, और अलग अलग चिन्ह की एक जैसी संख्याएं खत्म। ये बच गया x, ये बच गया 5, ये हो गया। इसे पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, पुटिंग इन सेकंड ही दिख रहा है, फिर फर्स्ट के लिए ऊपर खिसकाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 × यहाँ रख देंगे ना x की जगह पर 5 - y = 8, ये 20 - y = 8, y को उधर ले जाओ, 8 को इधर ले आओ, सिंपल कैलकुलेशन, y = बच गया 12। तब भिन्न क्या आ गई? तब भिन्न 5/12, ये हो गया आंसर। कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगले पार्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले।
तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यानी 40 अंक कम मिले हैं जब 3 अंक उसने पहले कमाए और गलत के लिए 1 गवाया। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता है। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो हल करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही सरल वे में समझना है ये हमें। कहा जा रहा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, तो मान लीजिए यश ने जो सही प्रश्न हल किए हैं वो एक्स किए होंगे, कि माना यश द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या बराबर x और यश द्वारा गलत हल किए गए प्रश्नों की संख्या y। ठीक है, अब एक छोटा सा हिसाब, बिल्कुल छोटा सा, जो कि पहली शर्त इसको कह रही है। पहली शर्त में क्या कहा गया है कि यश ने 40 अंक अर्जित किए। कब किए? जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। अगर मान लो उसने x सही अंक किए हैं, यानी x प्रश्न उसने सही किए हैं और हर एक के लिए उसे 3 अंक मिल रहे हैं, तो उसके कुल अंक कितने आएंगे? मान लीजिए x की जगह आपने कर दिए 8 प्रश्न सही, हर एक के लिए 3 अंक मिल रहे हैं, तो कितने नंबर आए आपके, कितने अंक आए? तो 8 गुणा 3 कर लो, 8 दिया 24 आए सर। और अगर 12 सही किए हैं तो 12 दिए 36, और अगर x सही किए हैं तो 3 गुणा x 3x। ठीक है, और फिर सही में से ही कट जाते हैं, एक नंबर कट जाता है गलत उत्तर देने के लिए। अगर मान लो आपने जो है y प्रश्न आपने गलत किए हैं, अभी हम कह रहे थे कि आपने अगर 12 प्रश्न सही किए हैं तो 12 तिया 36 अंक आपको मिलेंगे, और अगर आपने y प्रश्न अगर आपने गलत किए तो उसके लिए 1 अंक कट जाता है। ठीक है, तो 1 अंक की कटौती होती है यहाँ पर। तो अगर आपने 8 प्रश्न गलत किए हैं तो 8 अंक कटेंगे है, और अगर आपने 6 अगर गलत किए हैं तो 6 अंक कटेंगे, 9 किए हैं तो 9 अंक कटेंगे, 13 किए हैं तो है सर, इतने बेवकूफ़ थोड़े ही हैं, 12 क्वेश्चन तो सभी सही हैं। सही बात है, तो ऐसे नहीं, ठीक है ना। तो हर एक के लिए 1 अंक। तो आपने अगर 22 प्रश्न गलत किए हैं, 22 प्रश्न, अगर 6 गलत किए तो 6 अंक, 8 गलत किए तो 8 अंक, 22 प्रश्न गलत किए तो 22 अंक। इनको घटा देने के बाद उसे 40 अंक अर्जित होते हैं। पहली इक्वेशन तैयार। इसको पहली ना मान करके जो कि सर अब तो वो चल रहा है हमारा वज्र गुणन विधि चल रही है, तो उसी से करा दो एक क्वेश्चन, और उसी से कराते ना। अब की बार क्या क्या सोच बैठे? चलो, पूरा एक डायलॉग बन गया है ना, तो बच्चे कोई बोलता है कि अब की बार तो पूरा कर देते हैं फिर उसे। खैर चलो, हमें तो अपनी पढ़ाई से मतलब है, कोई भी आता रहे। अब कह रहा है कि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पर 2 अंक कटते। सिंपल बात होगी सर, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत बहुत, कि 4x में से 2y माइनस कर दो, 50 अंक के बराबर कर दो। कैसे कर दिया सर, हमारी समझ में नहीं आया। अरे भाई, इसी की तरीके से किया है ना। 3 अंक मिल रहे थे x सही प्रश्न होने पर, यहाँ 4 मिल रहे हैं, तो x प्रश्न आपने सही किया तो गुणा ही तो करोगे। 8 किए तो 8 चौके 32, 10 किए तो 40, गुणा कर देंगे। और आपने गलत किए हैं, मान लीजिए 22 प्रश्न, तो 22 गुणा 2 कर दो। अगर मान लो 6 किए तो 6 दूनी 12 अंक उसके कट जाएंगे, तब आपको 50 यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात बन जाएगी 4x माइनस 2y माइनस 50, और ये इक्वल में 0, इक्वेशन सेकेंड।
यहाँ लिख देते हैं कि वज्र गुणन विधि द्वारा, वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर, हल कर लेंगे, कर लेंगे, बोलो सबके सब, कर लेंगे, ठीक है, डू योर सेल्फ। और यदि नहीं कर पाएंगे तो सर कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर देंगे। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कह रहा है प्रश्न के एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो एक छोटा सा फिगर, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा, हाँ जी, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच की। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं, ठीक है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। जब वे विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करती हैं तो वे 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। हल बहुत ही सरल, कैसे कि दो कार हैं तो मान लीजिए ए चल रही होगी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कि माना कार ए से या फिर स्थान ए से स्थान ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर पर आवर। दूसरी बात कि स्थान बी से चलने वाली कार की चाल कितनी, अलग मानेंगे, 22 किलोमीटर पर आवर। पहली शर्त से, क्या कहा पहली शर्त ने, पहली शर्त से कह रहा है कि वे जब भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, यानी कि ये कार इधर जा रही है और ये दूसरी कार भी इधर जा रही है, तो ये 5 घंटे बाद मिल जाती हैं एक दूसरे से, कि ये चल के जा रही है, ये चलना प्रारंभ कर दी है, ये भी चल रही है। जब ये चल के जा रही है, ये आगे बढ़ गई, बहुत आगे चली गई, आगे, वीडियो से आगे निकल गया हाथ, ठीक है। दूसरी वाली आई पीछे से चलती गई 5 घंटे बाद इसको मिल गई। तो जो 5 घंटे का जो डिफरेंस था इनकी चालों का, जो डिफरेंस था इनकी दूरी का, वो कितना होगा भाई। इसने कितनी दूरी को कवर किया है, इसने 100 किलोमीटर को कवर किया है, यानी कि जितनी दूरी ये तय कर गई उसकी दूरी में से, सॉरी इसकी में से जो ए है, ए तो इससे बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा चली है ना भाई, ए को पहले 100 किलोमीटर कवर करना पड़ा, बाद में जो बी चल गई उसको बी तक भी पहुंचना पड़ा, तो यानी ए ने ज़्यादा दूरी तय करी। अगर ए की दूरी में से, जो ए से चली है जो कार, उसकी दूरी में से जो बी से चली है उसकी दूरी को अगर घटा दिया जाए तो कितना डिफरेंस आएगा, 100 आएगा। क्यों, क्योंकि जितनी दूरी ये चली है, बी जितनी भी चली है, 5 घंटे बाद मान लो यहाँ जाकर के ये मिल गई, सही बात है, यहाँ जाकर के ये मिल गई, तो ये यहाँ से जाकर के यहाँ जाकर के मिली, तो इसने भाई ये दूरी भी तो तय करी। इस पूरी में से आप अगर इस दूरी को घटा दोगे बी की दूरी को, तो कितनी बचेगी, 100 किलोमीटर ही तो बचेगी। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 100। तो सीधी बात कि 5 घंटे में स्थान ए से चलने वाली कार द्वारा तय की गई दूरी में से माइनस कर दें 5 घंटे में स्थान बी से चलने वाली जो भी दूरी थी उस दूरी को, ठीक है, कह सकते हैं कि 5 घंटे में स्थान ए से चली कार द्वारा तय दूरी, और इसमें से माइनस कर देंगे कि 5 घंटे में स्थान बी से
चली कार द्वारा तय दूरी, इनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 100। अब बात आती है कि ये चली कितनी दूरी, भाई दूरी कितनी चली, तो सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। सही है, हमने दूरी निकालनी है तो ये इधर जाएगी, तो क्या आएगा चाल गुणा समय बराबर दूरी। चाल कितनी कितनी चाल से चल रही है पहली वाली कि सर x से कितने टाइम चली 5, तो ये हो गया 5x, दूरी क्या हो गई 5x। साइड में ये रफ है थोड़ा सा, ठीक है, ये रफ वर्क है, 5x दूरी चली माइनस, इसी प्रकार से ये कितनी चलेगी 5y, चूंकि ये कितनी उससे चल रही है चाल से, y चाल से चल रही है, तो 5 घंटे में 5y दूरी तय करेगी। दूरी बराबर चाल गुणा समय। सर यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस वाई इक्वल टू 5 का मार देंगे भाग, तो 20, समीकरण 1 तैयार। अब दूसरी बात, यदि ये विपरीत चलती हैं, यानी कि अब ये वाली भी कार इधर आ रही है, तो ये 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं आपस में, ठीक है। तो दोनों की जो दूरी तय हुई है, मान लो जो भी चाल से ये चल रही है, ये मान लो ये दूरी तय कर गई 60 किलोमीटर, इसने 40, तो दोनों का योग आएगा, दोनों की दूरियों का वो कितना आएगा, दोनों की दूरियों का योग आएगा 100 मीटर, ठीक है। अब दूसरी शर्त से केवल समीकरण बना दे रहा हूं, हल आपने करना है। दूसरी शर्त से क्या कहेंगे कि 1 घंटे में स्थान ए से चली दूरी प्लस 1 घंटे में स्थान बी से चली दूरी, कितनी टोटल दूरी 100। ये दूरी कैसे निकालेंगे, घंटे में चाल गुणा समय, यहां से ये लिखा है ना, चाल कितनी x, समय कितना 1, तो x गुणा 1 यानी x प्लस y कितना 100। समीकरण 2, डू योर सेल्फ, अपने आप हल करें, ठीक है। 2 समीकरण आपको बना दिए हैं, 3 आपको हमने मेथड सिखा दिए हैं, तीनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब इसके लास्ट पॉइंट की, ठीक है। कह रहा है कि एक आयत का, यहाँ पर ये आयतन नहीं है आयत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिसप्रिंट है, ठीक है, कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, विमाएं यानी कि लंबाई और चौड़ाई। तो हल में जिसको पूछा जाता है उसे मान लेते हैं, माना लंबाई कितनी हो गई x और चौड़ाई को मान लिया हमने y, क्या मात्रक, जो भी मात्रक रहा होगा उसका, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर। तब एक बात बताइए, अगर लंबाई चौड़ाई ये है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल को ए एरिया कहते हैं, लंबाई x और ये y। पहली शर्त से कहा जा रहा है कि क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी कि क्षेत्रफल x गुणा y यानी 9, यानी अगर लंबाई में से 5 इकाई घटा दें और चौड़ाई में 3 इकाई को बढ़ा दें, 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी क्षेत्रफल पहले कितना था x और y होने पर xy, और ये हमने 5 कम कर दी, ये 3 बढ़ा दी, तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। इसे अब हम करेंगे सॉल्व। ये आएगा xy, y का किया गुणा पहले, इसका करेंगे माइनस का 5y, इससे करेंगे प्लस का 3x, प्लस माइनस माइनस 5 दिया 15 बराबर xy माइनस, बराबर में एक जैसे चिन्ह की संख्याएं खत्म।
ये हो गया 3x माइनस 5y और माइनस 15 और माइनस के इधर आएंगे प्लस के 9 बराबर 0, 3x माइनस 5y और ये कितना बच गया 6 बराबर 0। समीकरण 1 तैयार हो गया। इसी प्रकार से अब दूसरी शर्त क्या कहती है सर? दूसरी शर्त कह रही है कि अगर हम लंबाई को 3 और चौड़ाई को 2 इकाई अगर बढ़ा दें, यानी अब दोनों को बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये 67 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। लंबाई को 3, चौड़ाई को 2 वर्ग मीटर अगर बढ़ा देते हैं तो क्षेत्रफल जो एक्स वाई था उसमें 67 और जुड़ जाता है। गुणा कर दीजिए कि एक्स वाई 3y 2 का करेंगे अब 2x प्लस का 6 बराबर एक्स वाई प्लस ये एक जैसी संख्याएं खत्म, 2x को पहले लिख दिया, 3y को बाद में, प्लस 6 माइनस 67 बराबर 0, 2x प्लस 3y और ये बच गया माइनस का 61 बराबर 0। समीकरण 2 समीकरण आपके लिए तैयार हो गए सर, और जो दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि द्वारा आप हल कर लेंगे। कि सर वज्र से ही क्यों करें, हम किसी और से नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। वज्र गुणन विधि द्वारा हल करने पर अपने आप हल करना, ये मत सोचो सर जी करेंगे, डू योरसेल्फ। ठीक है, और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप हमारी वीडियो को शुरू से अगर यहाँ तक देखते हुए आए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक करें, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो हमें कमेंट भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और इच्छा ये भी होती है कि बच्चों के लिए अगला वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि आज का वीडियो ये लेट हुआ है सिर्फ इस वजह से कि मेरा जो मन था, मैंने सोचा था कि अब मैं वीडियो न डालूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने कमेंट किया है तो मुझे ये लगा कि मुझे वीडियो डालना चाहिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होती है। यदि आपकी समझ में आ जाता है, आप जो है समझ में आ गया है, तो देखने के बाद आप ऐसे ही ज़ाया ना जाने दें, आप उसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें, और तो और इसको अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर करें और उनसे कहें कि हमारे चैनल को वो भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उनको भी हमारे चैनल का जो नेक्स्ट आने वाला जो वीडियो होता है वह भी उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है हमारा, तो इच्छा जागृत होती है कि अब वीडियोस बच्चों के लिए बनाने चाहिए। और अगर आप वीडियो को ऐसे ही देख करके चले जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। वेल, कोई बात नहीं, अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर करें कि हाँ सर समझ में आया, कैसा समझाया, अच्छा समझाया, बुरा समझाया, जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो आप उसे लिखें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी आप न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगला बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको अगला वीडियो भी मिल सके। वेल, हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हमारे वीडियोस को आप इसी तरीके से देखते रहिए। धन्यवाद।